नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं सीएस के अग्रवाल, सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस दिसंबर 2020 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 इनकम टैक्स, पार्ट 2 जीएसटी। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ डिस्पाइट द मॉडर्न डेवलपमेंट। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको ये जरूर पता लगेगा। और इसमें उन्होंने एडम स्मिथ ने 5 प्रोपोनेंट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन प्रिस्क्राइब किए थे कि ये फीचर्स इनकम टैक्स में होने चाहिए। वो कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए? पहला था कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी मतलब टैक्स इस तरह से लगाया जाए कि इट क्रिएट्स इक्विटी, इसलिए स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट है। कैनन ऑफ इकोनॉमी, टैक्स के प्रोविजंस इस तरह से बनाया जाए कि उसको एक्सिक्यूट करने में आसानी हो। दूसरा कि कलेक्शन ऑफ टैक्स, मान लीजिए आप 100 रुपया टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, 20% आपने खर्चे कर दिए, 20 रुपीज, तो दिस इज द बैड टैक्सेशन लॉ। तो टैक्सेशन इस तरह से होना चाहिए कि कलेक्शन कम से कम। जीएसटी में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट में सबसे अच्छा तो फर्स्ट पॉइंट था, क्योंकि जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सबसे कम आता है ना। तो दैट वाज द कैनन ऑफ इकोनॉमी। और कैनन ऑफ अनसर्टेनिटी ना, अनसर्टेनिटी तो ऑब्वियसली एडम स्मिथ ने नहीं बोला होगा, अच्छे आदमी थे। अनसर्टेनिटी का मतलब आज टैक्स ये है, नेक्स्ट ईयर में ये हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट करने आएगा इंडिया में उसको पता ही नहीं होगा इंडिया इनकम टैक्स कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करने वाली है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कलेक्शन हो गया, जो रूल आपने बनाया था उस रूल के अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाद में प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके वोडाफोन से करोड़ों रुपया टैक्स मांग लिया, और फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हार गए। That is uncertainty. The income tax should not create uncertainty. Therefore, this BJP government stopped the retrospective amendment in law. इसके बाद तो ये अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन? कैनन ऑफ नॉन कन्वीनियंस भी नहीं होना चाहिए, कैनन ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन, टैक्स मुझे जमा करवाना आसानी से जमा करवा दूं, मुझे रिटर्न फाइल करना आसानी से रिटर्न फाइल कर दूं। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ चुका है, फेसलेस असेसमेंट आ चुका, और इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो रहा है, फेसलेस अपील आ रही है। तो दीज आर ऑल कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस। तो नॉन कन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी मैं बता ही चुका हूं। तो पहला, दूसरा और पांचवा, तो फर्स्ट इज द आंसर, ए इज द आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन उन्होंने क्यों पूछा? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछते वो अच्छी तरह से जवाब देते, और ये क्यों पूछ लेते हैं भगवान मालिक, उन्होंने सिलेबस में लिखा इसलिए पूछना है तो पूछना है ना। सीबीडीटी को कौन सा एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इसके बाद शैन वार्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, हर साल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया खेलने आते थे, तो फॉरेन सिटीजन कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेंगे। तो 60 डेज और 100 डेज, 60 डेज और 365 डेज बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, लेकिन एडिशनल कंडीशन का 730 डेज और इन लास्ट 7 ईयर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि 100 डेज डेली आ रहे हैं। तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। फिर फोर्थ, अरे भैया ये क्यों, ये फाइनल में पूछ लेते हैं। कंपनी शैल बी सेट टू बी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इफ द पैसिव इनकम इज नॉट लेस देन। अब देखिए, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में मैंने आपको ये तो बताया था। पैसिव इनकम मतलब रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये पैसिव इनकम है। इंडिया से 100 करोड़ रुपया ले जाके जर्मनी में ले जाइए, जर्मनी में ले जाके वो 100 करोड़ को फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए, ऐसा मतलब 100 करोड़ आप इंडिया से ले गए जर्मनी में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, इंडिया में कर लेते हैं। ये तो पैसिव इनकम कमा रहे हैं आप ना। ना, दैट इज नॉट ए बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम एंड लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो ए विल बी द आंसर। और ये पोयम का एक छोटा सा पार्ट है, ये प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में हमने 1.5 घंटे की क्लासेस लिए, पता नहीं यहां क्यों पूछते हैं वो। इनकम्स नॉट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द रिलेवेंट असेसमेंट। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कि कौन सी इनकम है विच इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड और ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के रूप में अगर बताऊं, पहला ये एग्जांपल लीजिए कि अगर इंडिया वाला किसी नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, रॉयल्टी का पेमेंट करेगा, या किसी भी तरह के इनकम का पेमेंट करेगा, तो उसको टीडीएस काटना है सेक्शन 195 में। मान लो 10 लाख रुपया पेमेंट करना है, 10 लाख रुपया इनकम एक्रू हुआ, 1 लाख रुपया टीडीएस कट गया, तो उसको हमने दिया 9 लाख रुपया ये, लेकिन उसकी इनकम तो 10 लाख ही है ना। तो टीडीएस इंक्लूड करने के बाद इनकम कैलकुलेट करते हैं हम लोग।
तो इसमें ऑल सम डिडक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स एट सोर्स, दैट इज द इनकम। उसी तरह से फॉरेनर, मैं ऑस्ट्रेलिया से पैसा कमाता हूं, ऑस्ट्रेलिया वाला मुझे पेमेंट करने से पहले टीडीएस काट लेगा, मैं इंडिया को जो इनकम शो करूंगा इंक्लूडिंग टीडीएस शो करूंगा। तो ये एक वो। दूसरा, जब वो लिखता है इनकम डीम टू हैव बीन रिसीव, तो उसमें एक सेक्शन 7 भी हमने आपको इस सैलरी में पढ़ाया था। उसमें 4 कंपोनेंट थे 7 में। एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट वाला टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा था 80 सीसीडी में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम, पूरा 100% डीम टू बी रिसीव्ड क्योंकि ड्यू ही नहीं हुआ। और लास्ट था ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये जो फोर्थ लिखा हुआ है। तो इसमें सेकंड एंड फोर्थ, ए विल बी द आंसर। सिक्स्थ, ये R-OR का टोटल करना है। तो R-OR है तो इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, दोनों इनकम टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। तो ये सबको जोड़ लिया, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट को छोड़ के ए विल बी द आंसर। अब हम लोग आते हैं सेवंथ में। सेवंथ में ये है कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीजन है, 80 साल से कम है, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख हमने माइनस कर दिया, 5% निकाल के 8750। अब मैं इसको रिबेट देता हूँ 88A का, तो 12,500 हो जाएगा, तो इसकी टैक्स आ जाएगी नील। तो बट टैक्स पेबल शैल बी नील, तो इसका आंसर आएगा 8750। एट्थ में ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। तो हम लोग बताते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन एग्रीकल्चरल है, मिनिमम बिजनेस है। तो 60-40 का रेशियो है, तो 40% ऑफ 2,50,000, 1 लाख इज द आंसर। नाइन्थ, अगेन ये अंडरग्राउंड अलाउंस है जो कोल माइंस में होता है, अननेचुरल क्लाइमेट, तो 800 पर मंथ इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। ये भी मेरे दिमाग से बाहर है, वो क्यों पूछ रहे हैं। इसके बाद या तो उन्होंने एकदम लीक से हट के क्वेश्चन पूछा है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो जहां पर मैथमेटिक्स से अप्लाई करना है ना। अब ये वाला क्वेश्चन 10 देखिए, अगेन सेक्शन 10 में इतने सारे क्लॉजेस है, उसमें से ये सारे कुछ ना कुछ पूछ लिया। कौन पढ़ता है? स्टूडेंट्स से आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज नॉट गुड। पेंशन रिसीव्ड बाय एन अवार्डी ऑफ महावीर चक्र, सेक्शन 10 सबसेक्शन 18, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, और भी 2-3 चक्र के नाम दिए हुए हैं, वो सारा एग्जामिशन है। नोटिफाइड न्यूज एजेंसी के इनकम एग्जेम्प्ट है। और फिर कोई ऑपरेशन के कारण किसी आर्मी मैन की या किसी की डेथ हो जाती है, तीनों में, आर्मी नेवी या एयर में किसी की भी डेथ हो जाती है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 का एग्जामिशन है। फिर इनकम रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ रेजिमेंटल फंड, ये भी एग्जाम्प्ट है। तो आंसर आएगा 1, 2, 3 एंड 4 ए। इसके बाद है SCZ की इनकम। तो SCZ की इनकम एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है, 100% एग्जाम्पशन है टिल 5 ईयर्स, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 50% है, इस तरह का कुछ है। तो इसमें हम लोग एक्सपोर्ट प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, तो 1000 आएगा, और इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 800, तो 144 विल बी द आंसर। 12th, अब 12th में मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, कहीं भी खर्च करता रहे वो सारा का सारा टैक्सेबल है, तो एग्जाम्पशन विल बी नील, तो बी विल बी द आंसर। अगेन ये थोड़ा सा, चलिए जो पूछा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल क्वेश्चन ये भी। इसके बाद 13th, राम अवतार एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैरियर, ये सब है दिया हुआ। अब देखिए सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, डीए फुल्ली टैक्सेबल, लीव सैलरी। लीव सैलरी वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन ही रिटायर्स आफ्टर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट उसको हम लोग एनकैश लीव कहते हैं। तो ये रिटायर तो किया नहीं है, तो इसको लीव सैलरी क्यों लिखा है इन्होंने, खैर फुल्ली टैक्सेबल। बोनस फुल्ली टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल है, बाद में डिडक्शन मिल जाएगा। फ्री लंच में अप टू ₹50 पर मील एग्जाम्प्ट है। हमने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट पर मील डू नॉट एक्सीड ₹50, तो ये पूरा का पूरा हमने एग्जाम्पशन ले लिया, करेक्ट है। और टोटल कर दिया 156, 1000 प्रोफेशनल टैक्स वाला माइनस कर दिया, स्टैंडर्ड एक्शन 40,000 माइनस कर दिया। स्टैंडर्ड एक्शन जब हम लोग 40,000 माइनस करते हैं तो नेक्स्ट ईयर ये 50,000 हो जाएगा। 115 अदर इनकम 0, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का 80C का रिडक्शन मिलेगा, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भी 80C का रिडक्शन मिलेगा, तो 10,000, 1,05,000 विल बी द आंसर। इसके बाद पुष्पल ए नॉन रेजिडेंट इंडियन इन द प्रीवियस ईयर। अब देखिए नॉन रेजिडेंट, सिंगापुर में कोई प्रॉपर्टी है जो किराए पे है, तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमाएगा तो टैक्सेबल नहीं है, बट इफ दैट फॉरेन इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबिलिटी आएगी। और इनकम
और इनकम टैक्स के यानी कि सेक्शन 22 जो चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, ये कहता है एनुअल वैल्यू इज टैक्सेबल। तो एनुअल वैल्यू यानी कि पूरे साल भर का वो बिल्डिंग जितना पैसा कमा सकती थी वो टैक्सेबिलिटी है, और कितना पैसा एक्चुअली में कमा रही है 30 लाख। और ये पैसा 30 लाख मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो पूरा 30 लाख टैक्सेबल होगा, बिकॉज दैट 30 लाख इज रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। और इसमें स्टैंडर्ड एक्शन माइनस कर दिया तो 21 लाख विल बी टैक्सेबिलिटी। 15th, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें लिखा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है हमें। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर एंड विच एवर इज हायर 7 लाख, और 7 लाख और 720 स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो 7 लाख एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, एक्चुअल रेंट 648 है, इसमें से जो हायर होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 7 लाख आएगा। इसके बाद 16th, सोनू हैड लेट आउट हाउस, कोई घर किराए पे दिया गया था, सोनू ने मोनू को किराए पे दिया, मोनू बदमाश निकला, भाग गया, भागने के बाद सोनू ने उसके हाथ पांव जोड़े और सोनू ने रामू को बेचा, और फिर सोनू ने बहुत परसुएशन के बाद 9,000 रुपया मिला जुलाई 2019 में। तो जिस ईयर में मिला उस ईयर में टैक्सेबिलिटी आएगी, और ये रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट है, स्टैंडर्ड एक्शन मिलेगा, 6300 विल बी द आंसर। 17th, चेन्नई प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट में ये हेल्ड किया गया था कि पीजीबीपी में जाके टैक्सेबिलिटी होगी लेट आउट प्रॉपर्टीज की इनकम, और ये इसमें बड़ा टिपिकल सा केस था, उसने सब बिजनेस बंद करके सिर्फ प्रॉपर्टी किराए पे देता था, एमओए में भी लिख दिया था, इसलिए पीजीबीपी। तो सुप्रीम कोर्ट के अपने इंटेलिजेंसी हैं, तो वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट। ये आईसीडीएस आया था, और आईसीडीएस में ये कहा गया था इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी इनकम कैलकुलेट करना वो आईसीडीएस के अकॉर्डिंग ही होगा, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो ये लेके आया था। अब देखिए जो प्रिजम्पटिव इनकम है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा, मैट की इनकम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, और एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत होता है, वो भी कम जो 115 जेबी में लिखा हुआ है। लेकिन जो एएमटी है वो बेसिकली एएमटी कंप्यूट होता है इनकम टैक्स में के अकॉर्डिंग, एडजस्टेड टोटल इनकम। मैट में क्या होता है, कंपनीज एक्ट का जो बुक प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसीलिए यहां पर आईसीडीएस शैल नॉट अप्लाई फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मैट बट शैल अप्लाई फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एएमटी। तो 18C आएगा। 19 में विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शैल बी कंसीडर्ड फॉर ब्रिंगिंग टू टैक्स द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, यानी कि सेक्शन 28 में क्या कहीं लिखा हुआ है कि ओनरशिप के हैंड, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में तो लिखा हुआ है ओनर के हैंड में टैक्सेबिलिटी होगी, तो बिजनेस में लिखा हुआ द पर्सन हु कैरीड ऑन द बिजनेस, कैरीज ऑन द बिजनेस, तो वो ओनर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओनरशिप ऑफ द बिजनेस इज नॉट नेसेसरी, बिल्कुल सही है, तो 1 यानी ये है। बिजनेस मस्ट बी लीगल, ये जरूरी नहीं है लीगल इलीगल हो, बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम है। इनकम में भी अर्न इन कैश इन काइंड, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट मोटिव इज नॉट द सोल कर्सी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, 3 एंड 4 दिस इज द करेक्ट। 20th, द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स 27, यानी कि ओपनिंग WDV दिया हुआ, इसमें से एक ब्लॉक एक एसेट बेच दिया और एक एसेट खरीदा 1 अगस्त को, लेकिन वो पुट टू यूज हुआ 1 मार्च 2020 को। तो द ओनर and put to use are in the same financial year and put to use for less than 180 days, तो ये 17,50,000 पे हाफ रेट एप्लीकेबल होगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें क्लोजिंग WDV कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 27,50,000 ओपनिंग लेस सेल प्लस परचेज, तो ये 40-50 आ गया। 40-50 में से मैं 17,50,000 अलग कर दूंगा जिसपे 7.5% और बैलेंस पे 15% लगेगा, तो ये टोटल करके 476,250 विल बी द आंसर। तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 21 से सॉल्व करेंगे आपके साथ, लेकिन आप हमारी वेबसाइट जरूर से विजिट कीजिएगा और taxbykk.com, वहां पर क्लासेस में देखेंगे तो लेटेस्ट जून 21 और दिसंबर 21 की क्लासेस अवेलेबल है। आप तो पास कर ही रहे हैं ना, तो आपके लिए नहीं है, आपके दोस्तों के लिए, आप उनको बताइएगा जरूर। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हम लोग क्लासेस बेचते हैं, 2 मंथ्स डायरेक्ट टैक्स, और इतना मिनिमम है कि इसीलिए हमने डिस्काउंट का कोई कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है। 2 मंथ डायरेक्ट टैक्सेस और 2 मंथ इनडायरेक्ट टैक्सेस, 100 + 100 आवर्स का है। और अगर आप पेन ड्राइव से मंगवाना चाहते हैं तो पेन ड्राइव में क्लासेस आएगी, नहीं तो डाउनलोड करेंगे। हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ भेजेंगे आपको। और बुक्स भी है। बुक्स आप देखिए, बुक्स में क्या है कि आप सेट ऑफ बुक्स में जाएंगे और इसमें CS एक्जीक्यूटिव इनकम टैक्स ये सेलेक्ट कर लेंगे 1000, नहीं तो 1200 का है ये। ई बुक्स भी है, तो और भी बहुत सारी फ्री चीज़ें भी हैं,
ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ बेच रहे हैं, फ्री चीज़ें भी है। तो हमने अभी सीएस एग्जीक्यूटिव का एक मॉड्यूल हम लोग बनाने वाले हैं, जिस तरह से हमने फाइनल लेवल का बना दिया है। तो और क्वेश्चन बैंक भी बनाने वाले हैं। तो ये भी मिलेगा आपको, और बाकी आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम शीट्स, डेट शीट हमने एक्सेल में बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे एक्सेल में सेलेक्ट करेंगे, इतने दिन बचे हुए हैं, फिर एग्जाम ओवर हो जाएगा तो वो अपने आप लिखा रहेगा। तो काफ़ी अच्छा है, आप इसको यूज़ कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।